आज है हमारे पास ये वर्कशीट 19 क्लास 10th की डेट 18/8/2021 में जो हमारे पास शिक्षा निदेशालय द्वारा प्राप्त हुई है। तो पिछले वर्कशीट में हमने बात की थी कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उसको ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं। कि ग्राफ पे अगर हम दोनों लाइंस को खींच दें तो तीन स्थितियां बनती हैं कि या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं, या फिर कोइंसिडेंट होती हैं, या फिर पैरेलल होती हैं। तो क्या हम ग्राफ पे बिना खींचे भी ये पता लगा सकते हैं कि ये जो है लाइन किस प्रकार की है? क्योंकि पिछली वाली वर्कशीट में हमने ये समझा था कि भाई लाइन अगर इंटरसेक्टिंग होती हैं तो वो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन, यानी अद्वितीय हल होता है। एक ही हल होता है, ओनली वन सॉल्यूशन होता है। ये बात हमने समझी थी। तो क्या हम बिना ग्राफ खींचे भी ये बात पता लगा सकते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो मान लिया अगर हमारे दोनों इक्वेशन हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है दूसरा इक्वेशन। तो अगर a1 अपॉन a2 यानी x के दोनों में गुणांक का अनुपात, दोनों समीकरण, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अगर a1 अपॉन a2 यानी x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, तो जो लाइन होंगी वो क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी, और उस केस में उस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। हिंदी अंग्रेजी दोनों में मैं करूँगा बात, तो इसलिए दोनों में सुनते रहें। दूसरी स्थिति में कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बराबर हो c1 अपॉन c2 के, यानी तीनों के रेशियो बराबर हों, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो इस समीकरण निकाय में, तब क्या होगा? रेखाएं कोइंसिडेंट होंगी, यानी एक जो लाइन है वो दूसरे लाइन के ऊपर आ जाएगी, और इस केस में समीकरण निकाय के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ये बात आपने पिछली वर्कशीट में समझ ही ली थी, यानी उसके अनेक हल होते हैं, क्योंकि हर पॉइंट उसका सॉल्यूशन हो गया। तीसरी बात यह है कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, यानी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 है, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो उस केस में जो खींचा गया ग्राफ होगा उसमें दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और जब पैरेलल होती हैं तो क्योंकि कॉमन पॉइंट नहीं होता उनमें, पैरेलल लाइन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, इसलिए ऐसे समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन की स्थिति बनेगी। तो ये बात हम इनके गुणांकों की मदद से ही बिना ग्राफ खींचे समझ सकते हैं। अब बात एक और आती है कि भैया अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हैं या कोइंसिडेंट हैं, दोनों केसेज में क्या हुई बात कि दोनों केस में उसका सॉल्यूशन तो है, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन है, और अगर इनफाइनाइट मैनी अगर जो है कोइंसिडेंट है लाइन, तो उसके अनेक हल हैं, यानी दोनों ही स्थितियों में उसका हल है। तो इन दोनों स्थितियों को हम कॉन्सिस्टेंट कहते हैं। कॉन्सिस्टेंट को हिंदी में कहते हैं संगत, ठीक है, हिंदी में कह देते हैं इसे संगत। यानी अगर पहले वाली स्थिति है या दूसरे वाली स्थिति है, तो ऐसे समीकरण निकाय को हम क्या कह देते हैं? कॉन्सिस्टेंट या संगत। और तीसरे वाली स्थिति है कि जब उसका कोई हल नहीं है, पैरेलल लाइन है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तब उसका नो सॉल्यूशन की स्थिति है, यानी वहाँ पे उसका समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। और जब हल नहीं है तो हम उसको कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। क्या कहते हैं इसे? इनकॉन्सिस्टेंट। और हिंदी में हम इसे कह देते हैं कि यह समीकरण निकाय क्या है? असंगत है। तो इसी को लेकर के ये हमारी एक हमें वर्कशीट में क्वेश्चन दिए गए हैं। ये बात आप सबके समझ में आ गई होगी कि तीनों स्थितियों की मतलब ग्राफ जो है की पोजीशन क्या होगी, और उसकी जो है सारी बातें इसकी आपकी समझ में आ गई होंगी। अब ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि ये क्वेश्चन 1 2 3 3 क्वेश्चन दिए हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दिया है, और फिर हमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2
निकालना है, फिर बताना है कि ये कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, फिर बताना है कि इसका सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, फिर बताना है कि जो लाइंस हैं वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी। ठीक है, उन्हीं बातों को हमने एक तरह से रिवाइज किया है। इसका प्रैक्टिकल करके देखना है कि भाई ये क्वेश्चन है। अब ये पहला क्वेश्चन है 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो अब इसमें ज़रा देखें भाई, a1 क्या हो गया हमारा, a1 हो गया 2, b1 क्या हो गया -3 और c1 क्या हो गया -8। ये हो गया कि नहीं। अब a2 कितना हो गया, a2 हो गया 4, b2 हो गया -6 और c2 हो गया -9। ठीक है कि नहीं। तो a1 अपॉन a2 कितना आ गया 2/4, 2/4 दैट इज 1/2। ऐसे ही b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 कितना आ गया -3 अपॉन -6, -3 अपॉन -6 कितना हो गया 1/2। और c1 अपॉन c2 क्या आ गया, c1 अपॉन c2 आ गया -8 अपॉन -9 दैट इज 8/9। तो जो तीन स्थितियां हमने बताई थी अभी, उनमें से ये कौन सी वाली स्थिति बनी कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो बराबर हैं एक दूसरे के, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। तो ये स्थिति बन गई a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन यह c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। एक बात तो इसमें क्या होगा, क्या बताई थी बात कि भाई इसमें जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, और जब पैरेलल होती हैं तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और कोई सॉल्यूशन ना होने की स्थिति को हम क्या कहते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट। तो यानी ये a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 नहीं के बराबर नहीं है। तो ये समीकरण निकाय कैसा है, इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट है ये हमारा समीकरण निकाय। हिंदी में हम इसे कहेंगे कैसा है, असंगत है। अब असंगत है तो उसका क्या स्थिति होगी, नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसके वाले खाने में नो सॉल्यूशन, क्योंकि जो इनकॉन्सिस्टेंट है तो उसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। हिंदी में हो गया कोई हल नहीं होगा, इसका हल नहीं। और लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइन हैं, पैरेलल लाइन आएंगी इसकी खींचने पे, और या हम कहें कि ये समांतर रेखाएं होंगी, यानी इन समीकरणों को ग्राफ पे खींचें तो ये लाइन हमें कैसी प्राप्त होंगी, समांतर प्राप्त होंगी। तो इस तरह से हमारा ये पहले सवाल की टेबल भर गई। अब जरा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। अब इसमें a1 क्या हुआ भाई, a1 हुआ 1, क्योंकि x का कोई के आगे कुछ नहीं लिख रहा है, इसका मतलब x का गुणांक क्या है 1 है। और b1 कितना हो गया -2 और c1 क्या हो गया 0, a2 क्या हो गया 3 और b2 क्या हो गया 4 एंड c2 हो गया -20। ठीक है, तो अब यहाँ पे a1 अपॉन a2 कितना आया 1/3 और b1 अपॉन b2 कितना आया -2/4, यानी कि माइनस का 1/2। तो यानी स्थिति कौन सी बन गई भाई, a1 अपॉन a2 ये b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। तो हमारी स्थिति हो गई a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ये स्थिति क्या होती है, इसमें अद्वितीय हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो कॉन्सिस्टेंट तो हो ही गया है, क्या हो गया भाई, हल तो है ना। तो क्या हो गया ये कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, और कॉन्सिस्टेंट का मतलब हिंदी में हम कहेंगे कैसा है, संगत है। कैसा है, संगत।
और संगत है तो कैसा हो गया? अद्वितीय हल। संगत को क्या होता है? अद्वितीय हल, वन सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन भी कह सकते हो आप, ओनली वन सॉल्यूशन यानी एक हल। अद्वितीय हल भी कह सकते हो इसे, एक हल भी कह सकते हो। और लाइंस कैसी होंगी इसमें कि इसमें लाइंस होंगी हमारी इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी। कैसी होंगी? लाइन प्रतिच्छेदी। इसी तरह से ये थर्ड केस दे रखा है हमें, एक और तीसरा इक्वेशन ये रहा। यहाँ पे A1 हुआ हमारा 1, B1 भी हुआ हमारा 1 और C1 हो गया 6 और A2 हो गया 2, B2 हो गया 2 और C2 हो गया 12। तो A1 अपॉन A2 1/2, B1 अपॉन B2 ये भी 1/2 और C1 अपॉन C2 6/12, यानी कि ये भी क्या आ गया? 1/2, 6 दूनी 12। तो इसलिए A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2, तीनों बराबर आ गए। अब तीनों जब बराबर आते हैं तो इसमें क्या होता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और ये क्या होता है? कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट का मतलब जिसमें कम से कम एक, जिसमें मतलब हल हो, कॉन्सिस्टेंट। तो ये क्या हो गया? कॉन्सिस्टेंट, यानी ये क्या है? संगत है। और यहाँ पे अनेक हल की स्थिति पैदा हो गई है, मैनी सॉल्यूशन है, क्योंकि हर पॉइंट सॉल्यूशन है। मैनी सॉल्यूशन यानी अनेक हल। क्योंकि कई बच्चों की तुम्हारी कह रहे थे कि सर थोड़ा हिंदी ज़्यादा बोला करो, तो आज मैं थोड़ा हिंदी ज़्यादा बोल रहा हूँ। और तीसरी बात, ये लाइन कैसी हो गई? संपाती, कोइंसिडेंट, COINCIDENT। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे और ये भी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि भाई कहाँ पर रेखाएं संपाती होती हैं, कहाँ पर रेखाएं इंटरसेक्टिंग होती हैं और कहाँ पर लाइंस पैरेलल होती हैं। तो इसका ये जो है व्यू आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इधर दो खाने ये हैं हमारे पास। और आगे फिर इसी क्रम में मैं ऐसे मोड़ दूँ तो ये पूरा नहीं आ पा रहा, तो फिर इसी क्रम में ये आपके पास ये लिख गया यहाँ तक, आप सबके समझ में आ गया होगा। तो ये सब देख लोगे, थे कर लोगे क्लास में। धन्यवाद।